आप सभी को मेरा नमस्कार। हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को आगे कर रहे हैं। इसका थर्ड पार्ट हम पहले से इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में ऑलरेडी कर चुके हैं थोड़ा-थोड़ा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। लुईस 16 जो है यहाँ पर बिल्कुल भी जो ये बदलाव आ रहे थे ना, जो लोगों ने विद्रोह किया था, जो एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई थी, तो टेनिस कोर्ट ओथ ली थी, इन बदलावों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। एंड वॉज कीन टू रीगेन, तो वो क्या कर चाहते थे कि उनकी जो पोजीशन ख़त्म हुई है उनको वापस पाना चाहते थे। इन्होंने प्रिपरेशन की ताकि असेंबली को तोड़ दिया जाए। ट्रूप्स आर्मी जो है वो बुलाई गई, अफवाह फैलाई गई कि बहुत सारी कहते हैं कि दैट द लीडिंग मेंबर ऑफ असेंबली वुड बी सून अरेस्टेड, कि जो असेंबली मेंबर्स हैं उनको जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऑन जुलाई 14 1789 a mob attacked with the Grimo fortress prison which was called Bastille। तो 14 जुलाई 1789 को जो नेशनल असेंबली के लोग थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्होंने बेस्टाइल के किले पर अटैक कर दिया, जो एक जेल थी जहां अत्याचार किए जाते थे। बेस्टाइल के किले में इन्होंने अटैक किया, विद्रोह किया, सारे हथियार बम सब लूट लिए गए और 14 कैदी जो थे उन्हें फ्री कर दिया गया वहाँ पर। उसके अलावा बाकी कैदी, गार्ड, जो कीपर थे, वो सब मारे गए। बेस्टाइल के किले के ख़त्म होने के साथ ही, गिरने के साथ ही, जो इनकी पहचान थी डेपोटिज्म की या रॉयल डेपोटिज्म इन फ्रांस की, वो ख़त्म हुई और कंप्लीट हो गई थी पूरी की पूरी अथॉरिटी नेशनल लेजिस्लेचर के पास। 4 अगस्त 1789 को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने टैक्सेस को ख़त्म कर दिया और जितने भी क्लर्गी मेंबर्स थे उनको कहा कि तुमने जो अपने सिर्फ अपने अंडर अधिकार ले रखे हैं ना, उनको ख़त्म करो, गिव अप करो उनका। सभी जो लैंड है, ज़मीन जो है चर्च के पास थी, वो ले ली गई और टिथीस को ख़त्म करके वो भी वापस ले लिया गया पैसा। ये जो रास्ता था इसमें फेडरलिज्म को ख़त्म करना था, इसमें बहुत सारी पावर जो है वो नेशनल असेंबली के पास आ गई थी। लुईस 16 जो है कहते फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड प्रिंसिपल दैट पावर्स वुड फ्रॉम नाउ बी चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो लुईस जो 16 थे वो भी फाइनली इस बात से एग्री कर गए थे। यहाँ देखो आपको बताया गया है जुलाई 14 जो है उसे सेलिब्रेट किया जाता है फ्रांस बेस्टाइल डे। ये जो है एशियन फोर्ट्रेस है इन पेरिस दैट हैड लॉन्ग बीन यूज टू हाउस पॉलिटिकल प्रिजनर, जहाँ पर लोगों को कैद के लिए कैद करके रखा जाता था। ये ओल्ड रिजाइम का एक सिंबल है। नेशनल असेंबली की बात करें, जो थर्ड स्टेट है और जो फ्रेंच नेशन के लोग थे, उन्होंने डिक्लेयर किया खुद को नेशनल असेंबली के पर्सन और अपना खुद का एक संविधान बनाया फ्रांस के लिए। नेशनल असेंबली सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ रही थी, सिर्फ फेडरल को नहीं ख़त्म कर रही थी, बल्कि लोगों को अधिकार भी दे रही थी। फ्रांस जो बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी यहाँ पर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो कंप्लीट हुआ था 1791 में। इसमें पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और प्रीवियस वन जो यानी पहले जो पावर होती थी वो सिर्फ राजा के हाथ में होती थी, बट अब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। और जो नया संविधान था उसने संविधान को चेंज, अपने फ्रांस को चेंज कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, यानी राजा तो है, राज करेगा पर लोगों के अनुसार करेगा, जैसा लोगों ने संविधान में कहा है वैसा ही होगा। आगे चलते हैं। कन्वेंशन 1792 टू 1795। फ्रांस जो है वो लगातार कहते हैं टर्मोइल अंडर द नेशनल असेंबली। टर्मोइल का मीनिंग होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला मच जाना। जो सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जितनी भी हुई उनका कारण जो था वो नेबरिंग नेशन थे। पर्शिया, ऑस्ट्रिया जो है, ये थर्ड स्टेट के लोगों को भी नीचे गिराना चाहते थे। लुईस 16 ने आइडिया क्या लगाया कि मैं इनके साथ मिल जाता हूँ और इनकी सेना के साथ मिलकर इस रेवोल्यूशन को रोकूंगा, अपने जो फ्रांस में जो लोग थर्ड स्टेट के लोग हैं उन पर हमला करूंगा। अभी इनका इसने जो प्लान बनाया था ना इनके साथ मिलने का, अभी ये प्लान सक्सेसफुल होने से पहले ही जो थर्ड स्टेट के लोग थे इन्होंने ही युद्ध डिक्लेयर कर दिया था पर्शिया और ऑस्ट्रिया पर। जो नेशनल असेंबली थी उसने डिक्लेयर किया इन दो नेशन के साथ वॉर। जो वॉर थी वो इंस्पायर कर रही थी रेवोल्यूशनरी फोर्सेस को।
इनकी जीत बढ़ती गई, वैसे वैसे इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए फ्रांस में, तो इसे रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। बहुत सारे वॉलंटियर थे अलग अलग प्रोविंस से, जो नेशनल असेंबली में आकर मिले थे। मोस्ट ऑफ देम, दिस वॉज नॉट अ वॉर टू सेव देम इन फ्रांस, बट अ वॉर ऑफ ऑल पुअर पीपल। ये लड़ाई सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं थी, या फ्रांस से इस वॉर को बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि इसलिए थी ताकि सभी गरीब लोगों का अधिकार दिया जा सके। वो सभी गरीब लोग जो मोनार्की के अगेंस्ट थे। आगे चलते हैं। जो मार्शलेज हैं, उन्होंने एक जो सॉन्ग था वो लिखा था, सॉरी, सॉन्ग का जो नेम है मार्शलेज। ये एक सॉन्ग है जो रोजर डी लेस के द्वारा लिखा, आइसल के द्वारा लिखा गया था। ये पेरिस में एक नेशनल एंथम बना फ्रांस का। लुइस 16 और उसकी वाइफ जो है, उन्हें कैद कर लिया गया और बाद में उन्हें गिलोटाइन, गिलोटाइन जो है वो इस तरह की कुछ मशीन होती है, साइड में पोल होते हैं और ऊपर नीचे ब्लेड लगे होते हैं, जिसमें सिर रखकर धड़ से अलग कर दिया जाता है। तो राजा जो था उसे 1793 में 21 जनवरी को मार दिया गया था, और उसके बाद रानी को मारा गया था 16 अक्टूबर को। इसके बाद चलते हैं जैकोबिन्स, एक रेडिकल ग्रुप। जैकोबिन्स जो है वो पावर है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी चाहती थी। इन्होंने स्ट्रांगली जो है वो क्रश करने की कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की रेवोल्यूशन को। जितने भी पॉलिटिकल क्लब थे वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, यहाँ पर डिस्कस की जा रही थी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा था। यहाँ देखो गिलोटिन बताया गया, ये डॉक्टर गिलोटिन के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसका नाम गिलोटिन पड़ा था। उसके बाद जो मेंबर थे जैकोबिन क्लब के, वो मेनली लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन था सोसाइटी का। कहते हैं इसमें इंक्लूड थे छोटे छोटे शॉपकीपर, आर्टिस्ट, शू मेकर, वॉच मेकर, डेली वेज वर्कर। ये रेडिकल ग्रुप मानता था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जो लीडर थे इनके वो थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, और ये जो है स्ट्राइप ट्राउज़र पहनते थे। देखो जैसे इसने अपना दिखाया गया कोट, इसी तरह का इनका ट्राउज़र भी हुआ करता था, धारियों वाला जिसे हम कहते हैं, लाइनों वाला। रीजन ऑफ ग्रेट टेरर एंड ऑफ जैकोबिन, जो जैकोबिन थे इन्होंने प्लान किया था इंसर्क्शन इन 1792 यूजिंग द एंगर ऑफ द पीपल ऑफ पेरिस। पेरिस के लोगों का गुस्सा देखकर इन्होंने प्लान किया कि हम सप्लाई जो है वो मार्केट में कम कर देंगे और वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा देंगे। 10 अगस्त को जो पैलेस था उसमें राजा के गार्ड वगैरह उन्होंने सब पर अटैक कर दिया। रोबेस्पियर ने एक पॉलिसी फॉलो की थी जिसमें कंट्रोल किया जा रहा था लोगों को, रिवॉल्यूशन वालों को, और पनिश किया जा रहा था। 1793 से 1794 में फ्रांस ने बहुत ही हार्ड टाइम देखा है, जहां पर लगभग 16,000 से 40,000 जैकोबिन लोग मारे गए थे जैकोबिन गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो टाइम पीरियड था इसे रीजन ऑफ टेरर भी कहा जाता है। रोबेस्पियर ने एक पॉलिसी फॉलो की थी कि इन्हें कंट्रोल करो, अगर कंट्रोल नहीं होते तो इन्हें पनिश करो। और इनके कहते हैं कि एक पार्टी बना ली थी अपने एनिमीज़ के साथ, एक मिलकर एक नई पार्टी बनाई थी। जो एग्री नहीं थे इनके साथ वो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जेल में रखा गया, उन्हें समझाने की कोशिश की गई, अगर नहीं माने तो उन्हें मार दिया गया। रोबेस्पियर की गवर्नमेंट जो थी वो कानून बना रही थी और वेजेस जो हैं वो मैक्सिमम देने की कोशिश कर रही थी। खाना जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा था, किसानों को के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि किसान जो है उसी कीमत पे अपना सामान बेचेंगे जो सरकार डिसाइड करेगी। जो वाइट फ्लावर था, आटा था, वो काफ़ी महंगा होता चला गया। इक्वलिटी ख़त्म होती चली गई और चर्चेज़ जो थी वो बंद कर दी गई, और बिल्डिंग्स जो चर्च की थी वो सारी बैरक्स या फिर ऑफिस बना दिए गए। रोबेस्पियर उसकी पॉलिसीज़ जो है वो सही नहीं थी, तो सभी मॉडर्नेशन यानी इसमें बदलाव चाहते थे, और इसी कारण जो रिवोल्यूशनरी से उन्होंने रोबेस्पियर को पकड़ा और उसके बाद उसे मार दिया गया था कोर्ट के द्वारा जुलाई 1794 में। डायरेक्टरी की बात करें 1795 टू 1799, जब रोबेस्पियर की डेथ हुई उसके बाद जैकोबिन गवर्नमेंट भी ख़त्म हो गई। एक बार फिर से वेल्दी पीपल जो है फ्रेंच सोसाइटी के, उन्हें चांस मिला पावर को अपने हाथ में लेने का और एक नई सरकार बनाने का। ये जो प्रोप्राइट क्लासेस थी उन्हें राइट टू वोट, यानी जो लोअर क्लास थी उन्हें वोटिंग राइट नहीं था। 1795 से लेकर 1799 तक जो डायरेक्टरी थी वो फ्रांस पर राज कर रही थी, और जो लोग थे कहते थे क्वेश्चंस वर नॉट टू हैंड ओवर द पावर टू वन हैंड एज द जैकोबिन्स डिड
एंड अपॉइंटेड 5 मेंबर डायरेक्टरी काउंसिल। तो 5 मेंबर की एक डायरेक्टरी काउंसिल बनाई गई, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए और पावर जो है वो डिवाइड कर दी गई अलग अलग क्लासेस में, ताकि एक अकेला बंदा राज ना कर सके। उसके बाद जो लेजिस्लेचर और डायरेक्टर थे, उन्होंने कहते हैं पेव द वे फॉर राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन फ्रांस। इनके बाद एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप थे जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। इनकी पावर जो है वो इंक्रीज होने लगी थी। आगे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट थे कौन? ये एक फ्रेंच जर्नल थे जो फेमस हुए थे अपनी जीत के कारण। इन्होंने इटली पर अपनी जीत हासिल की थी। इन्हें पॉलिटिकल पावर मिली थी 1799 में। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को अपना इस जो फ्रांस था वहाँ का एम्परर बनाया, राजा बनाया 1804 में। वो सिर्फ एक एक्सीलेंट मिलिट्री कमांडर नहीं थे, बल्कि एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर भी थे। उन्होंने नेबरिंग नेशन को अपने कब्जे में किया, लाइक यूरोप, और वहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स को राज करने को दे दिया। स्टार्टिंग के ईयर्स में नेपोलियन बोनापार्ट ने देखा कि जो लिबरेटर्स हैं, जो प्रोग्रेसिव हो रहे हैं इस अप्रोच को लेकर, जल्दी ही इनकी आर्मी जो है उन पर दबाव बनाएगी या उनको ख़त्म करेगी। ये जो कानून थे वो लगातार फ्रांस में चलते रहे और बाकी यूरोप के हिस्से में भी। बाद में लोगों पर इसका जो लेफ्ट ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन पीपल इवन आफ्टर हिज डिफीट, इसका इफेक्ट जो है इनकी हार के बाद भी लोगों पर देखने को मिलता है। नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। नेपोलियन को वाटरलू की जो बैटल थी, युद्ध था, उसमें हरा दिया गया था 1815 में। जो ब्रिटिश इम्प्रिजन थे हिम ऑन रिमोट आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना, वेयर ही डाइड ऑन 5 मई 1821। इन्हें कैद करके रखा गया था एक आइलैंड पर जिसका नाम सेंट हेलेना है, जहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी 5 मई 1821 को। इसके बाद रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। वहाँ की वुमेन्स का क्या रोल रहा था? वुमेन जो हैं वो एक्टिव सिटीजन नहीं थी गवर्नमेंट की फ्रेंच रेवोल्यूशन में, बट वुमेन पार्टिसिपेंट कर रही थी इस दौरान भी। इन्होंने ज्वाइन किया था रेवोल्यूशन को इस उम्मीद में कि ये अपनी जो ज़िंदगी है उसको इम्प्रूव कर पाएंगी और नई सरकार बना पाएंगी। मोस्टली जो वुमेन थी थर्ड स्टेट की, वर्क फॉर देयर लिविंग एज फ्लावर सेलर, यानी अब ये घर से बाहर निकली। पहले इन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, अब ये घर से बाहर निकली, क्योंकि देखो सारे आदमी तो कहाँ गए हुए थे? युद्ध करने गए हुए थे। अब घर तो चलाना है, कमाई तो कुछ करनी है, तो इन्होंने फूल बेचना शुरू किया, फ्रूट बेचना, सब्जियां बेचना शुरू किया और काम करने शुरू किए गए। ये काम करके पैसा कमाती थी, पर इनकी जो सैलरी थी वो कम थी इन कंपैरिजन टू मैन। जितनी भी वर्किंग वुमेन थी उन्हें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी। दे डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। इनके पास ना ही कोई एजुकेशन थी, ना ही किसी तरह की जॉब की ट्रेनिंग दी गई थी। जल्द ही वुमेन जो है उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब बनाने शुरू किए, इन सभी इश्यूज़ पर डिस्कस करना शुरू किया, डेली लाइफ पर डील करना शुरू किया। जो जितने भी पॉलिटिकल क्लब थे वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनते गए वुमेन्स के लिए, और ये हमेशा वहाँ बैठकर मीटिंग किया करती थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन किया करती थी। ये लगभग 60 क्लब थे और वन ऑफ द मोस्ट जो था वो फेमस वुमेन क्लब था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। ये सबसे फेमस था। इनकी डिमांड थी कि वॉज दैट दे शुड बी गिवन द पॉलिटिकल राइट्स, कि इन्हें पॉलिटिकल राइट दिए जाएं, इन्हें वोटिंग राइट दिया जाए और इन्हें भी असेंबली में चुनने का अधिकार मिले। ओलम्प डी गोर्जेस ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी अमंग पॉलिटिकल एक्टिव वुमेन्स में। ये प्रोटेस्ट करती थी, इसकी बात कर रहे हैं हम संविधान को, और डिक्लेयर किया इन्होंने राइट ऑफ मैन और सिटीजन को, एक्सक्लूडेड वुमेन फ्रॉम बेसिक राइट, कि बेसिक राइट हमें भी दिए जाएं। इन्होंने जैकोबिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया और जो कहते हैं जैकोबिन गवर्नमेंट फॉर क्लोजिंग डाउन द वुमेन्स क्लब। शी वॉज ट्राइड बाय नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज हर विथ ट्रेजन सून आफ्टर शी वॉज एग्जीक्यूटेड, क्योंकि अब ये भी अगेंस्ट थी और क्लब्स बंद करना चाहती थी। तो उस केस में इन्हें भी पकड़ लिया गया और कैद किया गया और उसके बाद इन्हें भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, गिलोटिन के थ्रू इन्हें मार दिया गया। इसी तरह से जो बदलाव थे वुमेन के टाइम पर आने लगे।
स्कूलिंग जो है वो कंपलसरी कर दी गई थी सभी वुमेन्स के लिए। जो स्कूल थे वुमेन्स एजुकेशन को एनकरेज कर रहे थे, स्पेशली वुमेन जो कहते हैं नो लॉन्गर फोर्स टू मैरी। अब उन्हें शादी के लिए उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा रहा था, ना ही डाइवोर्स की फाइल कोई दी जा रही थी। जो मैरिज थी वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। और कहते हैं कि जो वुमेन्स के ऊपर अत्याचार कर रहे थे उनके लिए डाइवोर्स जो है एक नई कंडीशन बना दी गई थी। अगर वो मैरिज से हैप्पी नहीं है तो वो डाइवोर्स दे सकती हैं। और जो मूवमेंट था वोटिंग राइट का वो इक्वल दे दिया गया। बहुत सारे जो वुमेन लीडर थी, थिंकर्स थी, उन्हें अरेस्ट भी किया गया उस समय। उन्होंने बहुत योगदान दिया, बहुत सेक्रीफाइस किए और उन्हें भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था रीजन ऑफ जैकोबिन्स के समय, रीजन ऑफ टेरर के समय। इट वॉज नॉट बिफोर ऑलमोस्ट द नेक्स्ट 150 ईयर्स, ये 150 साल पहले नहीं था। फ्रेंच वुमेन जो है उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिला था 1946 में। जो स्ट्रगल था वो चल रहा था और 19th सेंचुरी में आकर इन्हें वोटिंग राइट मिला। इतने साल इन्होंने स्ट्रगल किया, उसके बाद 19th सेंचुरी में इन्हें वोटिंग राइट दिया गया था। नेक्स्ट आता है रिवोल्यूशनरी एंड एवरीडे लाइफ। रेवोल्यूशन के बाद जो फ्रांस है इसमें लोगों की ज़िंदगियों में बहुत बड़े बदलाव आए। जो गवर्नमेंट थी वो रेवोल्यूशन कर रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी लॉ की वो ट्रांसलेट किए जा रहे थे कि क्या है, मतलब क्या है लिबर्टी का, इक्वलिटी का रोज़ाना ज़िंदगी में। एक नया रिजल्ट बनाया गया। यहाँ पर जो प्रिविलेजेस थे यानी एक के हाथ में अधिकार था उसे ख़त्म कर दिया गया। चर्च की ज़मीन जो है वो मिडिल क्लास ने ले ली और जो ज़मीन नोबल्स के पास थी उससे भी छीन लिया गया। लुइस 16 के अंडर जितना भी मटेरियल्स था वो सब पब्लिश किया गया और सेंसर बोर्ड के द्वारा उसे ले लिया गया। जो डिक्लेरेशन थी मेंस के अधिकारों की, सिटीजन्स की, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन्हें दी गई यानी बोलने का अधिकार दिया गया। और इससे जो रिज़ल्ट निकला, अलग अलग लिटरेचर, अलग अलग प्ले हमें इसके बारे में बताते हैं। जो आइडिया था लिबर्टी का, इक्वलिटी का, फ्रेटर्निटी का, हमारे इंडिया में भी है और ये हमें फ्रांस से ही मिला था। ये जो थे पिलर थे, मेन थंब थे किसके, फ्रेंच रेवोल्यूशन के। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्प्रेड फार एंड वाइड थ्रू अ फ्री प्रेस। फ्रेंच रेवोल्यूशन काफ़ी दूर तक फैला, ठीक है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसने एक नया टर्म दिया, नेशन, जो था इसका नया मॉडर्न मीनिंग। जो नेशन था इज़ नॉट अ टेरिटरी, वो एक एरिया नहीं था जहाँ लोग रहते हैं। फ्रांस वॉज नॉट मेयरली द टेरिटरी नोन एज फ्रांस बट द फ्रेंच पीपल। वो फ्रेंच पीपल जो इस एरिया में रहते हैं उनके लिए नेशन वर्ड यूज़ किया गया। ये एक कंसेप्ट था आज़ादी पाने का, अपने आप को डेवलप करने का। देयर कैन नॉट बी एनी रूलर अबव द पीपल। कोई भी राजा जो था अब लोगों से ऊपर नहीं था। यहाँ अब जो सरकार बनाई गई उसमें जो अधिकार थे वो लोगों के पास थे। अगर कोई सरकार सही तरीके से काम नहीं करती थी तो लोगों को उसको जवाब देना पड़ता था। तो जो बदलाव आए थर्ड एस्टेट के चलते वो ये भी दिया हमें, इसको रीड कर लेना। बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर और हिस्टोरियंस जो थे इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स देखे। कार्ल मार्क्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट थिंकर हैं, इन्होंने डेवलप किया था आइडियोलॉजी को। बहुत सारे हिस्टोरियंस जो थे फ्रेंच रेवोल्यूशंस के, इन मेडिवल वर्ल्ड के समय इन्होंने शुरुआत की मॉडर्न वर्ल्ड की। तब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है नेम्ड एज ड्रॉन ऑफ मॉडर्न ईरा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो का नाम उस टाइम दिया ड्रॉन ऑफ मॉडर्न ईरा, यानी नए युग को लाने का तरीका। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी एज अ सेमिनल इवेंट। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो एक सेमिनल इवेंट को बताता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। ये सिग्नल देता है कि मेडिवल वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर अब ख़त्म होकर न्यू वर्ल्ड शुरू हो रहा है, एक मॉडर्न वर्ल्ड शुरू हो रहा है जहाँ पर लोगों को अधिकार है, आज़ादी है, समाज में जीने का अधिकार है, मिडिल क्लास को आज़ादी है, ये जो वर्कर्स हैं एक्टिवली वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इनके कुछ सिंबल थे जैसे आई, ये ट्रायंगल में है, ये सन रेज को दिखाते हैं। ये एक स्नेक बाइटिंग टेल जो है, एक रिंग बनाई गई है जो शुरुआत यानी जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं उसको ख़त्म किया। ब्रोकन, या ये जो चेन है टूटी हुई चेन यानी हम गुलामी से आज़ाद हो गए हैं। जो लॉ टैबलेट थी वो सिंबलाइज करती है कि हर सिटीज़न कानून की नज़र में बराबर है। ये जो है विंग्स वुमेन वो सिग्निफाई करती है कि कानून सबसे ऊपर है,
ये ब्लू वाइट स्ट्रैप जो है, ब्लू वाइट रेड, ये जो है नेशनल फ्लैग बना फ्रांस का। उसके बाद ये स्क्रिप्चर ये सिंबलाइज करता है एक रॉयल पावर को। ये जो है वो बंडल ऑफ रोड्स, इसका मतलब यूनिटी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, तो हमारे ऊपर कोई राज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट कहता है, डू यू नो फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द इस्म्स। तो नेशनलिज्म जो एक पॉलिटिकली एसोसिएट था, एक स्टेट जिसे नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो भावना जो है वो जगाई गई, कॉमन टेरिटरी जो है वो दी गई। लिबरलिज्म क्या है, ये एक इंडिविजुअल फॉर्म है हर क्लास की। यहाँ पर अथॉरिटी दी गई थी राज करने के लिए इंडिविजुअल को, सभी मैन जो हैं उन सबको इक्वल अधिकार दिए गए, कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। सोशलिज्म, यहाँ पर जो राइट्स थे कम्युनिटी के वो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किए गए और कलेक्टिवली सभी को इसका बेनिफिट दिया गया। तो ये चैप्टर हमारा आज यहाँ ख़त्म होता है। हमने थर्ड पार्ट में जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को पूरा करा है। तो होप सो आपको अब फ्रेंच रेवोल्यूशन काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आगे आपको एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज होप सो आप अब सॉल्व कर लेंगे। अगर आपकी एक्सरसाइज कहीं सॉल्व नहीं होती, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एमसीक्यूज फिलिप्स में कहीं भी आपको डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके जो डाउट्स हैं वो 100% सॉल्व किए जाएंगे और हमारी यही कोशिश रहेगी आपकी एसएसटी को काफ़ी अच्छे से करवाया जाए। और इस संडे हम फर्स्ट 4 चैप्टर एमसीक्यू सीरीज़ के साथ लाइव आएंगे इवनिंग 5 o'clock, और जल्द ही आपको जो लिंक है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हम आपको इसी तरह से एसएसटी करवाते रहें। इसके लिए हमारी जो हौसला है उसको बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे, हम भी उतने ही अच्छे हौसले के साथ, उतनी ही ज़्यादा कोशिश के साथ आपको एसएसटी कंप्लीट करवाते रहेंगे। और एग्ज़ाम डेज में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उस समय हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आएंगे जो इवनली हर स्कूल में जो क्वेश्चंस हैं वो कवर होते ही हैं। थैंक यू।